हेलो स्टूडेंट्स, अभी आज हम 9th स्टैंडर्ड के लिए चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 क्या है? दैट इज़ मैटर सराउंडिंग अस। तो सबसे पहले साइंस है, तो साइंस को डिफाइन कैसे करेंगे? साइंस का मतलब क्या? द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट जो हमारे चारों तरफ है, दैट इज़ साइंस को अगर हमें डिफाइन करना है तो साइंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? साइंस को दैट इज़ अ स्टडी ऑफ एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर। जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हो रही हैं उसके बारे में जो हम स्टडी करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम? साइंस। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, किसी के पर्टिकुलर थिंग के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो किसके अंडर में आएगा? दैट इज़ अबाउट साइंस। ओके, तो साइंस में अभी हम बात कर रहे हैं किसके लिए? जो चैप्टर नंबर 1 है, जो हमारा है मैटर सराउंडिंग अस। आपको पता है हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे मैटर हैं, ठीक? तो सबसे पहले जानेंगे कि मैटर क्या है, मैटर कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज मैटर? तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई some space and having some mass। कोई भी ऐसी चीज जो पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो और उसका कुछ न कुछ मास हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, टेबल, ओके, बुक्स एट्सेट्रा। सपोज पर्टिकुलर अगर हमें एग्जाम्पल कंसिडर करना हो कि कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ न कुछ मास हो। तो फॉर एग्जांपल मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, अगर ये मार्कर को मैं हैंड पे रखूँ तो ये हैंड पे जितना स्पेस है वो क्या कर रहा है? उतना ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ न कुछ मास होगा। मास है तभी होगा उसका, अगर उसको हम छोड़ें यहाँ से ऊपर किसी एक पर्टिकुलर हाइट से, अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर हम छोड़ें तो वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। किसकी वजह से जाएगा? दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ अप्लाइड करता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 10 भी कंसिडर करते हैं, ठीक? तो कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जिसका कुछ न कुछ स्पेस हो और उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। क्लियर? सो दैट इज अबाउट मैटर। अब हमें डिफ्रेंशिएट किस में करना है? नॉर्मली अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए तो उसका दो टाइप से हम उसको बोल सकते हैं, या तो पर्टिकुलर मैटर के टर्म में बोले या फिर मटेरियल के लिए बोलते हैं। तो मटेरियल क्या होता है? मटेरियल क्या होता है? मटेरियल का मतलब एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ मैटर। ओके, इट इंक्लूड्स द पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर। ओके, और इसको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। पहला जो पार्ट है दैट इज होमोजीनियस मटेरियल, और जो सेकेंड पार्ट है दैट इज हेट्रोजीनियस मटेरियल। होमोजीनियस मटेरियल एंड हेट्रोजीनियस मटेरियल। तो होमो जो वर्ड स्टैंड होता है, होमो उसका मतलब होता है सेम। उसका मतलब क्या होता है? सेम। और दूसरा जो हेट्रो है उसका मतलब होगा डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में बहुत सारी स्ट्रेंथ होंगी, बहुत सारे बॉयज़, बहुत सारे गर्ल्स होंगे, उसमें से कुछ लोगों का नेचर सेम होता है। तो जिसका नेचर सेम होता है वो ऑलमोस्ट उनकी फ्रेंडशिप ज़्यादा होती है। लेकिन जिनका नेचर अलग है, जिनकी सोच, जिनकी थिंकिंग एक दूसरे से नहीं मिलती, वो क्या है? डिफरेंट है। वो अलग बैच में बैठते हैं, वो अलग बैच में बैठते हैं, उनकी जो फ्रेंडशिप गोल होगी वो अलग होगी, बाकी दूसरे जो हैं उनकी अलग होगी। तो सेम कंडीशन जो मैटर है वो मैटर के अंदर भी
दोनों अलग अलग है। तो उसमें एक होमोजीनियस मटेरियल और दूसरा हेट्रोजीनियस मटेरियल। होमोजीनियस का मतलब, मटेरियल का मतलब क्या, जिसकी पूरी प्रॉपर्टीज कैसी हो, सेम हो। प्रॉपर्टीज मतलब जैसे हम नेचर जनरल एग्जांपल कंसीडर करें तो आपका नेचर जैसा होगा वैसे ही आपके फ्रेंड्स का भी नेचर होगा, तभी आप उसके साथ में फ्रेंडशिप करते हो, वरना फिर आप फ्रेंडशिप नहीं करते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होगा। जिसका प्रॉपर्टीज सेम होगा, जिसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, वही दोनों आपस में कंबाइन होने वाले हैं, तो क्या फॉर्म होगा, होमोजीनियस मटेरियल फॉर्म होगा। लेकिन जिसकी प्रॉपर्टीज सेम ना हो, जो दोनों फ्रेंड्स हैं वो दोनों फ्रेंड्स का नेचर सेम ना हो, उनकी प्रॉपर्टीज सेम ना हो, उनका कैरेक्टर सेम ना हो, तो वो आपस में फ्रेंडशिप उनकी होगी ही नहीं। ठीक, तो इसके लिए उन्हें क्या बोलेंगे हम, हेट्रोजीनियस मटेरियल। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि होमोजीनियस मटेरियल और हेट्रोजीनियस मटेरियल को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर हमें डेफिनेशन देना हो होमोजीनियस मटेरियल का, तो होमोजीनियस मटेरियल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, होमोजीनियस मटेरियल। होमोजीनियस मटेरियल का मतलब those matter, that is a particular type of matter, those matter which have almost same properties throughout इट। जितना भी वो मिक्सचर होगा वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें एग्जांपल कंसिडर करना है तो एग्जांपल हम किसका कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं आइस एंड वाटर। ठीक है, आइस कैसा है, सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक, और वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में होगा। फर्दर ये हम डिस्कशन करेंगे सॉलिड लिक्विड क्या होगा। तो इनका जो प्रॉपर्टीज रहने वाला है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होगी, सेम होगी। आइस और वाटर तो सेम ही है ना। अब इसके बाद हेट्रोजीनियस, तो हेट्रोजीनियस केस में हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस केस, हेट्रोजीनियस मटेरियल। अगर हम यहाँ पे हेट्रोजीनियस के लिए बोल रहे हैं तो हेट्रोजीनियस के केस में क्या होगा, दोज मैटर विच डज नॉट हैव सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इट। ओके, उसके लिए उसका पूरा मैटर क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम नहीं होने वाली। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर करें डस्ट एंड वाटर, डस्ट और वाटर के लिए कंसिडर करो। अब दोनों होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के लिए डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। अगर मैं पर्टिकुलर एक आइस क्यूब कंसिडर करूँ, ठीक है, पर्टिकुलर एक आइस क्यूब कंसिडर करूँ और इसको एक पर्टिकुलर बीकर में मैंने रख दिया, ये बीकर लिया मैंने और ये बीकर के अंदर डाल दिया, और ये बीकर के अंदर क्या है, वाटर पहले से प्रेजेंट है। तो आइस क्यूब क्या होगा, ये भी क्या है, दैट इज ऑफ H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O आइस फॉर्म में है, लेकिन इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको इंडिकेट करेंगे S के साथ में। और जो लिक्विड है वो भी क्या है, H2O ही है, L का मतलब लिक्विड। तो L जो है, L क्या इंडिकेट करेगा, लिक्विड स्टेट को, जो उसका फिजिकल स्टेट है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी, लेकिन दोनों का स्टेट अलग अलग है। डस्ट एंड वाटर के केस में अगर जो पर्टिकुलर बीकर है वो बीकर के अंदर हम डस्ट पार्टिकल ऐड करें तो डस्ट पार्टिकल क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। डस्ट पार्टिकल क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और जो वाटर पार्टिकल है वो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों लेयर क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक, तो आप होमोजीनियस मटेरियल और हेट्रोजीनियस मटेरियल को ऐसे भी समझ सकते हो कि होमोजीनियस मटेरियल का मतलब क्या होगा,
होमोजीनियस मटेरियल का मतलब कि ऐसे मैटर जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हो, जिनका प्रॉपर्टीज कैसा हो, सेम हो। सेम हो मतलब पूरे जो कंसिडर कर रहे हैं, पूरा जो मैटर कंसिडर कर रहे हैं वहाँ पे वो सेम कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पे वो सेम कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट होगा नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लेयर सेपरेट हो जाएगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेयर सेपरेट हो जाएगी मतलब जो पर्टिकुलर मैटर है, जो दो मैटर है साथ में, वो दोनों मैटर अलग सेपरेटली ही रहेंगे, वहाँ साथ में रहेंगे नहीं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया आपके फ्रेंड्स को लेकर के कि आपका नेचर सेम है तो आप आपस में मिलजुल जाते हो, लेकिन अगर आपका नेचर सेम नहीं है तो वो आपके साथ में वो फ्रेंडशिप उतनी बैठती नहीं है, आपको उसके साथ में फ्रेंडशिप करते ही नहीं हो। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मटेरियल के केस में हम कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि फिजिकल स्टेट्स कितनी हैं, तो वहाँ पे पहले हमें डिस्कशन करना पड़ेगा कि मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है। ओके, सो दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में दो चीज़ें हैं, दो कंडीशंस हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और जो दूसरा है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। ये केमिकल कंपोजिशन के अंदर ही क्लासिफिकेशन हम दे सकते हैं होमोजेनियस मटेरियल और हेटेरोजेनियस मटेरियल का। और फिजिकल स्टेट में टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आएंगे। कितने स्टेट्स? 5 स्टेट्स। कौन सा? तो पहला होगा सॉलिड, दूसरा होगा लिक्विड, तीसरा होगा गैसेस और चौथा होगा प्लाज्मा, और उसके बाद में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे उनको एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्लासिफिकेशन किया गया। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों अलग अलग हैं। ठीक, तो फर्दर हम वो डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है तो उसको उसमें हम डेफिनेशन कैसे देंगे, उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो सॉलिड के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं। सिर्फ डेफिनेशंस अगर हम देखें तो सॉलिड के केस में हम क्या बोलेंगे? सॉलिड हैज़ अ डिफाइनाइट शेप एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम। सॉलिड के केस में जो शेप होगा वो शेप कैसा होगा? डिफाइनाइट, और जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा? डिफाइनाइट। और लिक्विड के केस में दोनों, एक सॉलिड के लिए डिफाइनाइट हो गया और वहाँ पे लिक्विड के लिए हम क्या बोलेंगे? लिक्विड हैज़ अ डिफाइनाइट वॉल्यूम बट नॉन डिफाइनाइट शेप। ओके, तो इसके बेसिस पे फर्दर हम गैसेस के लिए क्या होगा? दोनों चीज़ें नॉन डिफाइनाइट होंगी, क्योंकि अगर पर्टिकुलर वेसल है तो वो वेसल का वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेने वाला है। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम सॉलिड को डिफाइन करना है, ठीक, तो सॉलिड के लिए क्या बोलेंगे? इट हैज़ डिफाइनाइट शेप एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम। ओके, अगर हमें लिक्विड के लिए बोलना है तो लिक्विड के केस में क्या आएगा? इट हैज़ नॉन डिफाइनाइट शेप एंड डिफाइनाइट वॉल्यूम। और यही अगर आपको गैसेस के लिए डिफाइन करना हो तो इट हैज़ नॉन डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम। दोनों नॉन डिफाइनाइट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोनों केसेस में जो तीनों कंडीशंस हैं, तीनों सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के लिए, वो तीनों कंडीशंस अलग अलग हैं। तो डिफाइनाइट शेप का मतलब क्या? अगर मैं पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कंसिडर करूँ जो सॉलिड में है, तो इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे? एक दूसरे के क्लोज में रहने वाले हैं, क्लोजर रहने वाले हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या रहने वाले हैं? क्लोजर रहने वाले हैं। यहाँ पे ये सॉलिड का एकदम फिक्स्ड होगा, जो शेप होगा वो फिक्स्ड होगा। लेकिन अगर लिक्विड के लिए बोलें तो लिक्विड के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होगा।
पार्टिकल के बीच में क्या होगा, थोड़ा डिस्टेंस रहेगा। लेकिन गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में वही जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम रहने वाला है। ओके, वो कैसा रहने वाला है, मैक्सिमम रहने वाला है। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, इसके बेसिस पे ये बोल सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल, जो दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोलते हैं। दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, या फिर दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस खाली है उसको बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो वो टर्म भी हम नोट करते जाएंगे और उसके साथ में ये तीनों का डिफरेंस भी हम देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट टर्म में मैंने पहला कौन सा डिस्कशन किया, जो फर्स्ट वन था, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स इन मैटर। कोई भी पर्टिकुलर मैटर में जो दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर, यहाँ पे देखो दो मॉलिक्यूल साथ में है ना, इनके बीच का स्पेस बहुत कम है, लेकिन इसके बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है और इसमें सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी स्मॉल। दो मॉलिक्यूल के बीच का जो स्पेस है वो क्या है, बहुत कम है। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैसेस। गैसेस के कंपेयर में क्या है, कम है। और यहाँ पे क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड दोनों के कंपेयर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, किसमें, गैसेस में। ठीक है, तो ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और जो दूसरा टर्म है वो दूसरा टर्म है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, दो पार्टिकल हैं तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा का मतलब क्या, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है तो दोनों साथ में रहने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि हम साथ में रहें, हम बेस्ट फ्रेंड हैं तो हम साथ में रहेंगे। तो सेम यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है दैट इज अ फोर्स प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो फोर्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, दो पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोजर हैं और यहाँ पे दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। तो वहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी हाई। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स is less than solid। ओके, और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस देन सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, तो ये दो टर्म थे। इसके बाद अगर हम बोले कि कोई भी पर्टिकुलर है, सपोज ये सॉलिड है, अगर इसको मैं कंप्रेस करूँ तो ये कंप्रेस होगा, नहीं होगा, तो दे आर इनकम्प्रेसिबल। तो सॉलिड के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि दे आर
इनकम्प्रेसिबल। ओके, इनको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड को हम थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं। दे कैन बी कंप्रेस्ड अप्लाइंग प्रेशर। इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। और जो गैसेस हैं दे कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, उनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। ये इनकम्प्रेसिबल, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इनको कंप्रेस कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस्ड, दे कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस्ड। ओके, तो ये हटा दे, रिमूव कर देते हैं। इजीली कंप्रेस नहीं होगा, कंप्रेशन होगा लेकिन इजीली कंप्रेशन नहीं होगा। और यहाँ पे हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। मीन्स अगर लिक्विड है तो लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाए तो उसका थोड़ा वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो ये चीज़ें होगी। बाद में यहाँ पे डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मास में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मास किसका रहने वाला है, सॉलिड का रहेगा। दे हैव हायर डेंसिटी, दे हैव हायर डेंसिटी। क्यों हायर डेंसिटी होगा, हायर डेंसिटी इसके लिए होगा क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, क्लोजर होंगे। जितना ज़्यादा क्लोजर होगा, जैसे आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है, अगर क्लास में अगर 10 बच्चे बैठे हैं तो वो क्या होगा, दोनों के बीच में स्पेस होगा, ज़्यादा स्पेस होगा। लेकिन अगर वो साथ में बहुत सारे बच्चे आ जाए, सपोज 50-60 स्टूडेंट्स आ जाए क्लास में, तो क्या होगा, वहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे हम पॉपुलेशन के केस में बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया, ये पर्टिकुलर सिटी, ये पर्टिकुलर कंट्री, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है पॉपुलेशन की। तो इसका मतलब क्या, जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स कितना क्लोजर है, अगर ज़्यादा क्लोजर होंगे तो वहाँ पर डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या आएगा, दे हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल के बीच में गैप ज़्यादा है सॉलिड के कंपेयर में। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जितने भी लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, लोअर होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दे हैव मच लोअर डेंसिटी देन सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, तो ये हो गया। अब अगर हम बोलें कि वॉल्यूम के लिए डेंसिटी के टर्म में अगर वॉल्यूम भी कंसिडर करते हैं, यहाँ पे डेंसिटी डिफाइनाइट वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब क्या है, पर्टिकुलर स्पेस जो ऑक्यूपाई करेगा वो फिक्स्ड होगा यहाँ पे। लेकिन अगर लिक्विड के केस में बोले नॉन डिफाइनाइट से नॉन डिफाइनाइट वॉल्यूम, उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर पर्टिकुलर वेसल है, सपोज आप 10 ml वाटर लो, 10 ml वाटर लो, अगर उसको हम टेस्ट ट्यूब में ऐड कर रहे हो, ठीक है, अगर उसको हम टेस्ट ट्यूब में ऐड कर रहे हो तो वो टेस्ट ट्यूब के स्पेस का हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब का स्पेस जो शेप होगा वो टेस्ट ट्यूब का शेप ले लेगा। लेकिन अगर इसी को हम पर्टिकुलर बीकर में लें, ठीक, ये क्या हो गया, हमारा बीकर हो गया, तो ये क्या करेगा, बीकर का शेप ले लेगा। ठीक, लेकिन अगर इसी को हम बाउल में ऐड करें, ठीक, 10 ml है तो अगर हम उसको बाउल में कंसिडर करें तो वो बाउल का शेप ले लेगा। इसी तरह जितने भी पर्टिकुलर लिक्विड्स होंगे, अगर उसको हमने यहाँ पे किस में रखा, पहले टेस्ट ट्यूब में रखा, ठीक, बाद में उसको हमने किस में रखा, बीकर में रखा, बाद में किस में रखा, हमने बाउल में रखा, तो ये क्या हो रहा है तो ये 10 ml वाटर ही, लेकिन उसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टेस्ट ट्यूब में रख रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब का शेप ले रहा है, अगर बीकर में रख रहे हैं तो बीकर का शेप ले रहा है, बाउल में रख रहे हैं तो बाउल का शेप ले रहा है। सेम ऐसे ही गैसेस के लिए होता है। गैसेस के लिए क्या होगा, नॉन डिफाइनाइट शेप, नॉन डिफाइनाइट वॉल्यूम, मतलब ना इसका वॉल्यूम डिफाइनाइट है और ना ही शेप डिफाइनाइट है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, अगर हम इसको पर्टिकुलर, जैसे हम सिलेंडर है ना हमारा, सिलेंडर कुछ कैसा होता है, ऐसा होता है कुछ, ठीक, यहाँ पे ऐसा है और ये फॉर्म में,
ऐसा कुछ सिलेंडर है। तो अगर हम पर्टिकुलर गैस जो है वो सिलेंडर में फिलअप करें तो जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर लेगा अगर वो क्लोज है तो। सेम जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पूरा वॉल्यूम वो गैस ऑक्यूपाई करेगा। अगर क्यूबिक फॉर्म में अगर कोई वेसल है, कंसिडर करो क्लोज्ड वेसल है, क्यूबिक फॉर्म में है, ठीक, तो ये इसमें अगर हम पर्टिकुलर गैसेस रखें, ये क्लोज है ना, तो ये पूरा क्यूब का जो होगा वो क्यूब का पूरा स्पेस ले लेगा। कौन? गैसेस मॉलिक्यूल्स। जैसे बलून है तो बलून में अगर हम फिलअप करें तो बलून में फिलअप करने के बाद में क्या होगा कि अगर बलून में हम गैसेस फिलअप करें तो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा बलून उतने स्पेस में वो गैसेस क्या होंगी? फिलअप होंगी। तो बलून का शेप ले लेता है। मीन्स गैसेस को किसी भी पर्टिकुलर जिस भी वेसल में रखेंगे वो वेसल का वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, सो दैट इज अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फर्दर इसके बाद में जो केमिकल बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मैटर को क्लासिफिकेशन किया गया है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।